हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में मीनिंगलेस प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी। ठीक है। और हमने इसके चार कंडीशन देखे थे। जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो ये बोलती है कि सॉल्व करने के बाद अगर मेरे पास में जीरो इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो वो हमारे पास में मीनिंगलेस प्रॉब्लम होगा। सेकेंड कंडीशन ने हमें ये बताया था कि हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास में एक वाई एक्स आ गया है। ठीक है। लेकिन जो हमारी बाउंड्री कंडीशन है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो भी हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास में मीनिंगलेस प्रॉब्लम होगी। जो हमारी थर्ड कंडीशन थी वो हमें ये बोलती है कि हमने सॉल्व किया और हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म नहीं हुई। ठीक है। और ये हमारे पास में कब होता था? जब मेरा एफ इंडिपेंडेंट हो जाए वाई डैश। ठीक है। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती थी वो सिंपल इक्वेशन होती थी एक्स एंड वाई के अंदर। ठीक है। उसके अंदर वाई डैश की टर्म ही प्रेजेंट नहीं होती थी। ठीक है। फोर्थ केस हमारे पास में क्या था कि जो मेरा एफ है वो एग्जैक्ट हो जाए। अगर एफ मेरा एग्जैक्ट हो गया तो मैं इसकी डेफिनेशन से ये बोल सकता हूँ कि एफ को मैं एक टोटल डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये भी हमारे पास में मीनिंगलेस प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद में हमने बात करी थी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है। जैसे कि जो मेरा एफ है वो हमें पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई और वाई डैश है। इसकी जगह अगर मैं अंदर वाई डबल डैश या फिर वाई ट्रिपल डैश या फिर एन तक इसको लेके जाऊँ, मतलब कि, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारी आइलर इक्वेशन में क्या चेंज आएगा हमने वो भी देख लिया था। इसके अकॉर्डिंग हमारी आइलर इक्वेशन थी। ठीक है। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा तो हमारे पास क्या चेंज आता था? ये थी हमारे पास में आइलर इक्वेशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे हॉरिजॉन्टल में हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे ही हमारे पास में इक्वेशन हॉरिजॉन्टली ही इंक्रीज हो रही है। ठीक है। जब हमारे पास में वाई डबल डैश आ जाएगा तो हमारी इक्वेशन यहाँ तक की हो जाएगी। ठीक है। और इसको जब हम एन तक लेके जाएंगे तो हमारे पास में लास्ट टर्म ये आ जाएगा। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारी लास्ट क्लास में देख ली थी। आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल इन्वॉल्विंग मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब जो हमारे पास में एफ था एक्स वाई वाई डैश, इसके अंदर एक्स हमारे पास में क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वाई था वो हमारे पास में क्या था? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव था हमारे पास में। अब अगर ये हो जाए कि एफ के अंदर एक मेरे पास में एक्स है, एक वाई वन आ गया और एक हमारे पास में वाई टू आ गया, और इनके रिस्पेक्ट में इनका डेरिवेटिव। ठीक है। तो अगर ये हमारे पास में केस बन जाता है तो इसके लिए हमारे पास में आइलर इक्वेशन क्या बनेगी? तो देखो, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा फंक्शनल है वो आएगा। हमें एग्जाम में ये कैसे समझ में आएगा कि ये इंडिपेंडेंट है या फिर ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो वो हमें पता चलेगा यहाँ पे इसको देख के। ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है। तो इस केस में एक्स मेरा इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और जो वाई वन और वाई टू है ये क्या है? डिपेंडेंट है। जो मेरा एफ था इसके लिए हम क्या लिखते थे? करली एफ बाई करली वाई माइनस डी वाई डी एक्स करली एफ बाई करली वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब हमारे पास में केस क्या हो गया कि जो एफ है उसके अंदर दो डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। तो अगर मैं वाई वन और वाई वन डैश को साथ में लिखूं और वाई टू और वाई टू डैश को साथ में लिखूं, ठीक है, एक्स हमारे पास में जो इंडिपेंडेंट था यहाँ पे भी एक्स ही था, यहाँ पे भी एक्स ही है। इसका मतलब डी एक्स तो मेरे पास में सेम ही रहेगा। ठीक है। जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था यहाँ पे बस वो वाई था, तो यहाँ पे हम क्या करते थे? वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे। अब हमारे पास में क्या हो रहा है? एक वाई वन है, एक वाई टू है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मैं अगर वाई वन के रिस्पेक्ट में लिखूं तो कर लिया एफ बाय कर ली वाई वन माइनस डी बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? जो इंडिपेंडेंट है। फिर अंदर क्या आएगा? कर लिया एफ बाय जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव वाई वन डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में फॉर वाई वन। अब हम क्या करते हैं? वाई टू के लिए लिखेंगे तो करली एफ बाय करली वाई टू माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाय वाई टू का डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसे ही अगर मेरे पास में तीन डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई वन डैश वाई टू डैश और वाई थ्री डैश। ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं आइलर इक्वेशन लिखूंगा तो वो क्या आएगी हमारे पास में?
करली एफ बाय करली वाई वन माइनस बी बाई डी एक्स करली एफ बाय करली वाई वन इक्वल्स टू जीरो। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी करली एफ बाय करली वाई टू माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाय करली वाई टू इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों केस में। ठीक है, और लास्ट हमारे पास में क्या आएगी, करली एफ वाई थ्री डी बाई डी एक्स करली एफ अपन करली वाई थ्री का डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ से फॉर nth के लिए लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे तो करली एफ बाय करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाय करली वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पे मैं आई लगा देता हूँ, इसका डेरिवेटिव जहाँ पे मेरा आई वन से लेके एन तक जा रहा है। हमारे पास में एक एफ गिवन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे वाई वन है और वाई टू है। जो मेरा वाई वन है उसका हाईएस्ट ऑर्डर जा रहा है सेकंड तक, और जो वाई टू है उसका हाईएस्ट ऑर्डर जा रहा है वन तक। इसके लिए मुझे आइलर इक्वेशन लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर वाई वन। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, करली एफ करली वाई वन माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ बाय करली वाई वन का डेरिवेटिव। ठीक है, अगर हमारे पास में ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती तो इसका काम हो चुका था, हम इक्वल्स टू जीरो लिख देते। तो इसके लिए क्या करेंगे, डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इंटू में करली एफ बाय करली वाई वन डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये हमने वाई वन के रिस्पेक्ट में लिख दिया। अब हम बात करेंगे वाई टू के बारे में। तो अब देखो करली एफ अपॉन वाई टू माइनस डी बाई डी एक्स करली एफ अपॉन वाई टू का डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को ना ऐसा फील आ सकता है कि हमारे पास में याद करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो हमारे पास में याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होते हैं, हमें बस इसका ध्यान रखना है। ठीक, और अगर मेरे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, हमारी जो आइलर इक्वेशन है वो वर्टिकल में इंक्रीज होगी। ठीक है, बस अगर ये दो चीज़ें आप लोगों को क्लियर है तो आप आसानी से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे यहाँ से देखने से तो ये लग रहा है कि हमारे पास में दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ जीरो से वन वाई डैश का स्क्वायर डी एक्स प्लस जीरो से वन जेड डैश स्क्वायर डी एक्स, ये वाला केस क्या है हमारे पास में, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इससे हमारे पास में क्या आता था, लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती थी हमारे पास। और सिमिलरली इसके लिए आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, और जो हमारे पास में जेड है उसके लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, जेड ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब जो हमारे पास में बाउंड्री कंडीशन गिवन थी वो क्या थी, वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो है और वाई ऑफ वन इक्वल्स टू वन है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो यूज़ करेंगे तो हमारे पास में बी इक्वल्स टू जीरो आ गया। इसका मतलब वाई ऑफ एक्स हमारे पास में क्या है, ए एक्स है। अब वाई ऑफ वन इक्वल्स टू वन यूज़ करते हैं तो हमारे पास में ए की वैल्यू वन आ गई। इसका मतलब वाई ऑफ एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया। अब हम ये चीज़ जेड के लिए करें तो जेड जीरो पे जीरो है और जेड वन पे टू है। ठीक है, तो जब जेड जीरो यूज़ करेंगे हम तो हमारे पास में बी वापस से जीरो आ रहा है। इसका मतलब जेड एक्स क्या आ गया, ए एक्स। फिर जेड ऑफ वन यूज़ करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी, टू आनी चाहिए। इसका मतलब जेड एक्स कितना आ गया हमारे पास में, टू एक्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, एक्सट्रीमल आ गए, और ये आपस में क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, तो यहाँ पे हम इनको ऐड कर देते हैं। बस ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन। तो अब देखो जो हमारा एफ था इसके अंदर हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज कर लिए। ठीक है, और जो हमारे पास में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है हमने वो भी इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एक्स के बारे में। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज हो जाए तो हमारी आइलर इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, अब हम उसको देखते हैं। तो अब देखो हमारे पास में फंक्शनल है, इसके अंदर क्या हो गया कि एक्स और वाई
इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपको देखना हो कि हमारे पास में इंडिपेंडेंट किसके रिस्पेक्ट में है, तो हमेशा ये देखो कि इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स और वाई क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जेड हमारे पास में क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जेड एक्स का मतलब है कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स। ठीक है, और जेड वाई का मतलब है कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। जो हमारे पास जेड है ना, वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास में फंडामेंटल चीज़ है ना, वो तो यही है, एफ ऑफ एक्स वाई और वाई डैश। इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास में आइलर इक्वेशन आती थी ना, सारी की सारी वैसे ही निकलेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, इस केस में क्या था, वो वाई था, और इस केस में क्या हो गया, जेड। इसका मतलब वाई को हम रिप्लेस कर देंगे जेड से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, एक्स था, और यहाँ पे हमारे पास में क्या हो चुका है, एक्स और वाई हो चुका है। तो अब देखो, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, करली एफ बाई करली जेड। क्यों, क्योंकि जेड हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर हम क्या करते हैं, माइनस, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा पार्शल। क्यों, जो हमारा जेड है वो एक्स और वाई दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए अंदर आ जाएगा करली एफ बाई करली जेड एक्स। ठीक है, अब देखो, जेड आ गया हमारे पास में, एक्स जेड आ गया, क्या बचा है, जेड वाई। तो फिर से हम क्या कर देंगे, माइनस करली एफ बाई करली वाई और करली एफ बाई जेड वाई इक्वल्स टू जीरो। तो देखो, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, ये हमारे पास में नॉर्मल वाला डिफरेंशिएशन होता था। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा वाई क्या था, सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स था। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास में जेड है, वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये हमारे पास में फंक्शनल है। तो आप देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट क्या है, एक्स और वाई, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जेड है। तो मैं इसके लिए अगर आइलर लिखूंगा, तो हमारे पास में क्या आएगी, ये वाली टर्म जीरो गई, क्योंकि यहाँ पे जेड प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो टू जेड एक्स माइनस में यहाँ पे टू जेड वाई इक्वल्स टू जीरो। अब ये एक्स के रिस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएट होगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट हो गए, और यू हमारे पास में क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो इसके लिए अगर मैं आइलर लिखूंगा, तो वो क्या आएगी हमारे पास में, ये हमारे पास में कुछ नहीं है, जो हमने एक क्वेश्चन ऊपर किया है ना, इसको बस हमने एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे एक्स और वाई था, अब यहाँ पे हमने इसको एक्स वाई जेड ले लिया। ठीक है, तो आप देखो, जो मेरा एफ है, उसको जब यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में टू यू एक्स माइनस, यहाँ पे टू यू वाई माइनस, यहाँ पे टू यू जेड इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास में आता है। ठीक है, एक बार ना सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में फंडामेंटल चीज़ क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई और वाई डैश। इसके रिस्पेक्ट में जो हम आइलर लिखते हैं, वो ये होती है। इसमें हमने फिर तीन चीज़ें दिखी। सबसे पहले क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जहाँ तक हमारा ऑर्डर जाएगा वहीं तक की टर्म्स हम लिखते हैं। सेकंड हमारे पास में क्या था, कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंक्रीज हो जाए, तो क्या होता है हमारे पास में, वर्टिकल में नंबर ऑफ इक्वेशन इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास में थर्ड केस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास में डेरिवेटिव है, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं पार्शियल को। यहाँ पे हमारे पास में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आ जाता है। ठीक है, और जितने इंडिपेंडेंट होंगे उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज कर देंगे। ठीक, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो अब देखो, एफ क्या है हमारे पास में, वाई डैश प्लस एक्स क्यूब और वाई डैश का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वाई है। इसका मतलब कर्ली एफ बाय कर्ली वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो जो हमारी आइलर की फर्स्ट फॉर्म है, कर्ली एफ बाय कर्ली वाई माइनस डी बाई डी एक्स कर्ली एफ बाय कर्ली वाई डैश इक्वल्स टू जीरो।
ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसका डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब करली एफ अपॉन करली वाई डैश क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा फिर, इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + 2 x³ और वाई डैश इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट मैंने ए मान लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर मैं वाई डैश निकाल लूँ तो कितना आएगा, यहाँ से डी वाई ले ले, और जो हमारे पास ये पूरी चीज़ है, ये है तो एक कांस्टेंट है ना, इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो सी 1/x³ और डी एक्स आ गया। इसको अब आप इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में एक्सट्रीमल आ जाएगा, और जो हमारे पास में कंडीशन गिवन है, इन दोनों का यूज़ करके यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में जो भी मेन प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, मॉड वाई की आ रही है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को है ना, हम दो मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो क्या है, मैं इसमें फर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ, जब मेरा वाई पॉजिटिव है। वाई अगर मेरा पॉजिटिव हो गया तो जो मॉड वाई है वो वाई के साथ ही खुलेगा, तो हमारे पास में आ जाएगा। इसके ऊपर हम आइलर यूज़ करते हैं, इसको हम लिख देंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो यहाँ से हमारे पास में आया 2y डबल डैश इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से आ रहा है x/2, इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 4 + c, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो x³ / 12 प्लस cx + d। ठीक है, और ये दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, d इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू -1/12 आएगा। ठीक है, y ऑफ x आ जाता है x³ / 12 माइनस x/12। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, केस 2 लेके चलते हैं। अब मैं y को नेगेटिव ले लूँगा, इसका मतलब मॉड ऑफ y खुलेगा माइनस वाई के साथ में, तो हमारे पास में f क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जब आइलर लगाएंगे यहाँ पे आएगा हमारे पास में। तो अब देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, वापस से हमारे पास में क्या आ रहा है, वाई डबल डैश इक्वल्स टू x/2, तो ये हमारे पास में वही सॉल्यूशन आएगा, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा एक्सट्रीमल हमारे पास में क्या है, वाई ऑफ x इक्वल्स टू x³ - x/12। ठीक है, मेथड 2, हमने हमारी इंटीग्रल इक्वेशन की एक वीडियो के अंदर बात करी थी कि मैं मॉड ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है, इसको मैं x/मॉड x लिख सकता हूँ। ठीक है, जो इसका रीज़न है वो हमने हमारी इंटीग्रल इक्वेशन की एक वीडियो में किया हुआ है, और इसकी जगह अगर मेरे पास में कोई और फंक्शन आ जाए, जैसे कि dy/dx, और मॉड के अंदर कुछ और फंक्शन आए, तो उसको भी मैं लिख सकता हूँ f(x)/mod ऑफ f(x), और साथ में आ जाएगा हमारे पास में f(x) का डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारे पास में f थी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में आएगा, माइनस वाई डैश को बाहर रखें, इसको मॉड वाई को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो y/मॉड वाई, और प्लस में यहाँ पे मॉड ऑफ वाई आ जाएगा, प्लस में x माइनस dy/dx। अब इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा, y डबल डैश इक्वल्स टू x/2। ठीक है, इसको हम वापस सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में y ऑफ x x³ - x/12 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो हमारे लिए सॉल्विंग काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी ना। तो अगर आप लोग कभी भी एग्जाम के अंदर कुछ इस तरीके का दिखे कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोग इसको यूज़ कर लेना, इससे हमारा आंसर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।